नमस्कार, मैं हूं प्रबुद्ध सौरभ और कथा भारत के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से भारतीय रेल की एक ट्रेन सितंबर के दूसरे हफ्ते में निकलती है। अमूमन बिहार, बंगाल, झारखंड से उत्तर की तरफ जाने वाली हर ट्रेन की तरह इस ट्रेन में भी बहुत भीड़ होती है। रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है, लोगों पे लोग चढ़े रहते हैं। लोग गरीबों के सकुचाए हुए सपनों की तरह सिमटे बैठे रहते हैं और एक एक सांस का बंटवारा 3-3 लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में उस ट्रेन में एक सीट पूर्णतया खाली जाती है। उस सीट पर कोई नहीं बैठ सकता। वह सीट किसी को समर्पित है। उसके अगल बगल के 4 सीटों पर भारतीय सेना के सशस्त्र बहादुर जवान उसको गार्ड करते हुए, प्रोटोकॉल देते हुए ले जाते हैं। लेकिन वह सीट आखिर खाली क्यों जाती है? सुनने में आश्चर्यजनक जरूर लगता है, लेकिन सच के पंखों की उड़ान कई बार कल्पना से आगे होती है। यह खाली सीट जाती है भारतीय सेना के एक जाबाज सिपाही, एक जाबाज लड़ाके बाबा हरभजन सिंह के लिए। बाबा हरभजन सिंह की यह कहानी आश्चर्यजनक और अजीब जरूर लगती है, अकल्पनीय भी लगती है, लेकिन यह 100% सच, प्रामाणिक और इतिहास में दर्ज कहानी है। आइए उनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। बाबा हरभजन सिंह का जन्म आज़ादी से कुछ समय पहले 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरावाला जिले के सदराना नामक गांव में हुआ था। हरभजन शुरू से ही तेज तर्रार थे। 1965 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1966 में वो बांका नौजवान भारतीय सेना का एक हिस्सा हो गया। 23 पंजाब रेजिमेंट में उनकी नौकरी लगी और वो आसमानी हौसलों और बुलंद इरादों के साथ अपनी पहली पोस्टिंग के लिए रवाना हुए। उनकी पोस्टिंग हुई सिक्किम के पास एक दुर्गम माने जाने वाले नाथुला पोस्ट में। 14,500 फीट की यह ऊंचाई सुनने में दुर्गम जरूर है। हम आप जैसे सामान्य नागरिकों के लिए दुर्गम जरूर है। दुर्गम क्या, सोचना ही भारी है। लेकिन भारतीय सेना का सिपाही, उसके लिए 14,000 फीट क्या मायने रखता है। बाबा हरभजन सिंह पूरे हौसले के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर कैंप करने लगे और भारतीय सेना का मान बढ़ाने लगे। यह भारत और चीन का बॉर्डर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक बार बिगड़े हुए मौसम में बाबा हरभजन सिंह को अपने कैंप के लिए रसद का कुछ सामान लाने घाटी से नीचे जाना पड़ा। उनके हर कोई जानता है कि पहाड़ का मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं रहता। जब वो लौट रहे थे तो बहुत तेज बर्फीली आंधी चलने लगी। बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयानक बरसात होने लगी। हालत ऐसी हो गई कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। चारों तरफ जमी बर्फ में बाबा हरभजन सिंह किसी तरह अपने कदमों को आगे तो बढ़ा रहे थे, लेकिन काफी मुश्किल सामने आ रही थी। भारतीय सेना का वो सिपाही अपनी तमाम हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और उनके साथ कुछ खच्चर थे जिन पर खाने पीने का सामान और रसद सामग्री लदी हुई थी और वो उनको लेकर जा रहे थे। लेकिन तूफान के आगे किसका बस चला है? प्रकृति के आगे किसका बस चला है? किसी का नहीं। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज बर्फीली आंधी चली, बारिश अलग हो रही थी और उस आंधी में, उस बर्फीले तूफान में बाबा हरभजन सिंह दुर्भाग्य से एक दुर्घटना का शिकार हुए। उनका पैर फिसला और वो बर्फ की मोटी परत के नीचे दब गए और बाबा हरभजन सिंह का सैन्य जीवन यहां पर समाप्त हुआ। अब आप पूछेंगे कि इसमें आश्चर्यजनक क्या है? आश्चर्यजनक ये है कि बाबा हरभजन सिंह जब उस बर्फ के नीचे दब गए तो यह अफवाह उड़ गई, यह हंगामा हो गया कि हरभजन भाग गया। यहां तक कि सरकारी दस्तावेजों में भी उनको भगोड़ा साबित करने की तैयारियां चलने लगी। जब कोई खोज खबर नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली, तो आमतौर पर यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई और उन्हें भगोड़ा साबित करने के लिए कागजात तैयार किए जाने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाबा हरभजन सिंह अपने कैंप के एक साथी के सपने में आए और उन्होंने सपने में ही उस साथी को पूरी कहानी बताई कि किस तरह वो सामान लेकर आ रहे थे, किस तरह तूफान आया और वो किस तरह दबे और वो कहां पर हैं। हालांकि यह सपना था, लेकिन उस सिपाही को पता नहीं क्यों यकीन था कि हरभजन कह के गया है तो सच कह के गया होगा, सपना ही सही। उन्होंने अपने कैंप में बताया अपने ऑफिसरों को। ऑफिसरों ने भी दिलेरी दिखाई, उन्होंने भी सहृदयता दिखाई और सारी प्रक्रिया को रोककर
वो लोग एक बार उनकी तलाश में उस जगह को निकल पड़े जहां उन्होंने सपने में बताया था कि मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं। अब सेना जब वहां पहुंची और वहां खुदाई की गई तो बाबा हरभजन सिंह का शव उन्हें वहीं प्राप्त हुआ। तुरंत के तुरंत सारी कागजी प्रक्रियाएं रोक दी गई। जो उन्हें कुछ दिन पहले भगोड़ा साबित करने के लिए प्रक्रिया चल रही थी, वह प्रक्रिया अब एक शोक और एक गर्व के शहादत के गर्व की तरफ मुड़ गई। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से बाबा हरभजन सिंह अपने कैंप के किसी न किसी साथी के सपने में आते और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर देते। कभी मौसम बिगड़ रहा हो, वो एक रात पहले सपने में बताते थे कि कल ऐसा होने वाला है। कहीं चीन की तरफ से किसी हलचल की तैयारी हो, किसी भी तरह के सैन्य हरकत की तैयारी हो, बाबा हरभजन सिंह किसी सैनिक के सपने में आके बता देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि यह प्रमाणित हुआ जब ऐसी कोई हलचल मची कि वहां पर बॉर्डर के उस तरफ कुछ सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर खोजबीन की गई, छानबीन की गई, तो सच में वहां पर चीनी सैनिकों का दस्ता मिला। कई बार ऐसा हुआ कि बाबा हरभजन सिंह ने अपने सैनिकों को इस बारे में सचेत किया कि अब हमला होने वाला है, इसकी तैयारी कर लो, इस दिशा से हमला होगा। उसकी तैयारी की गई और बाबा हरभजन सिंह की दी गई, सपनों में दी गई एक एक सूचना सच निकली। है ना आश्चर्यजनक? एक भारतीय सैनिक जो शहीद होने के बाद भी, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी अपने देश की, अपने सीमाओं की, अपने साथियों की रक्षा कर रहा है। यह अद्भुत क्रम यही नहीं रुका। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई नाइट गार्ड को अगर किसी तरह की झपकी आ जाए तो उसे बाबा हरभजन सिंह सपने में थप्पड़ मार कर भी जाते थे, तो वो चौंक कर उठता था। यह कहानियां बहुत आम हो गई, इतनी आम हो गई कि हरभजन सिंह जी को मृत घोषित नहीं किया गया। उनकी भारतीय सेना ने उनके क्रम को, उनके प्रमोशन को, उनकी नौकरी को जारी रखा। उनके जो सैलरी थी वो सैलरी उनके परिवार को पहुंचती रही और यह क्रम टूटने नहीं दिया गया। उनका जैसे जैसे सेना में प्रमोशंस होते हैं और बाबा हरभजन सिंह को लगातार दिया गया। जो जो सुविधाएं एक सैनिक को दी, एक जीवित सैनिक को दी जाती है, वो सब कुछ बाबा हरभजन सिंह को दिया गया, क्योंकि यह माना गया कि बाबा हरभजन सिंह मृत नहीं है, वो हमारे आसपास कहीं हैं, हमें सचेत कर रहे हैं और अब भी वो भारतीय सेना के एक मजबूत स्तंभ की तरह अपने साथियों के साथ खड़े हैं। इसके बाद आश्चर्यजनक घटनाएं और भी होती हैं, अब भी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं। हालांकि ये जो ट्रेन का सिलसिला मैंने बताया, या जब जो सालाना छुट्टी होती है सैनिकों की, या उसके लिए उनको एक ऑनर दिया जाता था कि भारतीय सेना के इतने भीड़ भरी ट्रेन में एक सीट खाली होती थी, जो पहले तो जलपाईगुड़ी सिक्किम के नाथुला के पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। इस लिहाज से सिक्किम से निकलकर जलपाईगुड़ी लाया जाता था उनको एक प्रोटोकॉल के साथ, अदृश्य बाबा हरभजन सिंह को, और वहां से एक खाली सीट 4 सैनिकों के द्वारा गार्ड की हुई वो पंजाब तक आती थी और छुट्टियां मनाकर फिर वो वापस जाते थे उसी क्रम में। हालांकि कुछ साल पहले वो सिलसिला समाप्त हो गया, क्योंकि बाबा हरभजन सिंह की रिटायरमेंट घोषित कर दी गई, क्योंकि एक रिटायरमेंट का क्रम तो होता ही है सेना में, लेकिन उनको मृत नहीं माना गया। बहुत कम भारतीय परंपरा में, भारतीय माइथोलॉजी में, इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे, शायद ही बिरले ही 2-4-5 लोग हैं जिनको कि अमर कहा गया है, लेकिन बाबा हरभजन सिंह हमेशा अमर रहे और उन्होंने लगातार अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए, अपने सरहद की निगहबानी की, और जब भी कोई हलचल इस तरह की हुई जहां देश के ऊपर कोई खतरा आ सकता था, उन्होंने पहले ही सचेत किया। कहते क्या हैं, साबित है कि उनके कमरे को अब एक संग्रहालय की तरह बना दिया गया है। उनके नाम का एक मंदिर, जहां पर वो पोस्टेड थे नाथुला में, वहां पर उनके नाम का एक मंदिर है, और उस मंदिर में कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगी जाती है उसको वो पूरी होती है। तो कई लोग जाते हैं वहाँ, पूजा करते हैं, सिक्के डालने की परंपरा है वहाँ पर, बोतल में पानी डालने की परंपरा है। ये सब काम वहाँ पर, ये सब प्रक्रियाएं अभी चलती हैं और चलती रहेंगी। इतनी बड़ी आस्था, इतनी बड़ी ताकत में होना कोई असाधारण बात है, लेकिन है, ये स्वाभाविक बात है कि अगर एक व्यक्ति अपने देश की रक्षा इस तरह से अपनी मृत्यु के बाद कर रहा है तो उसके प्रति इतनी श्रद्धा तो बनती है। उनका जो संग्रहालय, उनका जो कमरा था, उस कमरे में उनका सूट और उनका बूट वो टंगा हुआ रखा रहता है, लेकिन कई बार उस सूट और उस बूट पर कीचड़ और मिट्टी मिलती है, जबकि बाबा हरभजन सिंह न तो इस दुनिया में सशरीर हैं, न तो वो कपड़े या जूते बाहर जाते हैं। इसलिए वो बार बार जब भी गंदे पाए जाते हैं उसको ड्राई क्लीन करा के वापस रख दिया जाता है।
यह आश्चर्यजनक घटना भारतीय सेना के गैजेट में दर्ज है, भारतीय सरकार के गैजेट में दर्ज है, रेल मंत्रालय के गैजेट में दर्ज है और सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं और रिटायरमेंट के बाद भी जो सुविधा दी जाती है वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। और यह तो रही भारत की बात। भारत जब उस बॉर्डर पर, सिक्किम के उस बॉर्डर पर, नाथुला बॉर्डर पर भारत और चाइना के बीच जब भी कोई सैन्य समझौता हुआ या कोई मीटिंग हुई, भले सरहद के इस तरफ हो या उस तरफ हो, यहाँ तक कि चीन में भी जब भारतीय सैन्य अधिकारियों की मीटिंग चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ होती है, अब तक वहाँ पर बाबा हरभजन सिंह के नाम की एक कुर्सी खाली रखी जाती है। यह काम चीन करता है। तो भारत पड़ोसी देश तक की श्रद्धा बाबा हरभजन सिंह के प्रति इतनी है, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा हरभजन सिंह को एक बार यहाँ से प्रणाम करें और उनकी निगहबानी के लिए यह शेर कहें कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क के सरहद की निगहबान है आंखें। कथा भारत के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में एक और रोचक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। नमस्कार।